स्टोरेज लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जो कि हाईली सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड इन द सेंस कि उनमें ज्यादा नंबर ऑफ फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर तो आपके पास जो ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, उस ग्लिसरॉल की तीनों पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, वो तीनों पोजीशन पे प्रेजेंट हाइड्रोक्साइल ग्रुप किसी फैटी एसिड के साथ अटैच हो, यानी ईस्टर लिंकेज डेवलप करे। तो इस तरह के लिपिड को आप कहते हैं कि ये एक तरह का आपका जो है वो ज्यादा डेंसिटी इसके अंदर है, किस चीज की, फैटी एसिड की, ज्यादा डेंस है ये। तो ये जो लिपिड्स हैं आपके पास, ये लिपिड्स होते हैं स्टोरेज लिपिड्स। यानी स्टोरेज लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनमें आपके ग्लिसरॉल की तीनों पोजीशंस के ऊपर फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। सो वी कैन से कि आपके पास जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉइड्स हैं, these triacylglycerides are actually the storage lipids because इस केस में आपके ग्लिसरॉल की तीनों पोजीशन के ऊपर आके एक एक फैटी एसिड क्या होगा, अटैच हो जाएगा। तो ट्राइग्लिसराइड्स आपके पास स्टोरेज लिपिड की एक टाइप है। इसके अलावा आप लोगों ने वैक्सीज भी डिस्कस की थी। वैक्सीज में आपने ये चीज पढ़ी थी कि आपके पास जो अल्कोहल है वो लॉन्ग चेन अल्कोहल होती है, जिसमें आपने लास्ट लेक्चर के अंदर एक 30 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल को डिस्कस किया था। ठीक है, और आपने ये चीज पढ़ी थी कि आपके पास ट्राइकोंटेनॉल जो है उसमें एक ही हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसके साथ आपकी ये फैटी एसिड की चेन अटैच होती है। तो हमेशा आपके जितने भी जो स्टोरेज लिपिड्स हैं, उन स्टोरेज लिपिड के अंदर आपके पास क्या होता है कि जितने हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, लाइक अगर ट्राइकोंटेनॉल की बात करो तो उसमें आपके पास 30 कार्बन कंटेनिंग ये जो अल्कोहल है, लाइक अगर इस तरह से मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इस अल्कोहल का ये 30 कार्बन कंटेनिंग है, सॉरी यहाँ पे 29 आ जाएंगे। ठीक है, 29 एंड 30। इस अल्कोहल के ऊपर आपका एक फैटी एसिड आके अटैच हो जाएगा, बिकॉज इस केस में इस अल्कोहल के पास एक ही हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, एक ही फैटी एसिड आके अटैच हो सकता है, तो वहां पे आके अटैचमेंट होगी। तो जितने भी आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं, जितने भी पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट अवेलेबल हैं स्टोरेज लिपिड के अंदर, उन सब पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट के ऊपर, उन सब हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स के ऊपर एक एक फैटी एसिड जरूर अटैच होगा थ्रू ईस्टर लिंकेज। ठीक है, अब अगर तो वो तीनों फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल की तीनों पोजीशन के ऊपर अटैच हैं, तो आप कहेंगे कि आपका ये जो स्टोरेज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड है ये सिंपल है। और अगर किसी एक या दो पोजीशन के ऊपर आपका फैटी एसिड डिफरेंट है, तो आप उसे कहोगे दिस इज मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड। ठीक है, तो स्टोरेज लिपिड के इन पॉइंट्स को माइंड में रखिएगा, और ये चीज भी याद रखिएगा कि लास्ट लेक्चर में हमने कंक्लूड किया था कि आपके पास जितने भी स्टोरेज लिपिड्स हैं, these lipids are actually non-polar in nature। क्यों नॉन पोलर है? बिकॉज इनके अंदर ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जो पोलर ग्रुप्स हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान, ये ग्रुप्स एलिमिनेट हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से OH और हाइड्रोजन को लेके जा रहा है, तो आपके पास यहाँ पे जो है ओवरऑल डेंसिटी कार्बन और हाइड्रोजन की, एंड बिकॉज दीज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉन पोलर इन नेचर, तो आप यहाँ पे ओवरऑल इन फैटी एसिड्स को भी कहोगे कि दीज फैटी एसिड्स आर आल्सो नॉन पोलर। ठीक है, तो स्टोरेज ट्राइएसाइल ग्लिसराइड या स्टोरेज लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनमें आपके अल्कोहल के पास जितने हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स होते हैं वो सारे सैचुरेट होते हैं विद फैटी एसिड, और ये ऐसे लिपिड्स हैं जिनकी नेचर नॉन पोलर नेचर होती है। ठीक है, ये सिंपल भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा नॉन पोलर होंगे। आज हम लोगों ने स्टार्ट करने हैं स्ट्रक्चरल लिपिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को स्टोरेज और स्ट्रक्चरल लिपिड्स के अंदर इस चीज का डिफरेंस याद होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल लिपिड्स के अंदर अगर हम ग्लिसरोलिपिड्स को ही लेके चल रहे हैं कि वी हैव सम ग्लिसरोलिपिड्स व्हिच आर स्टोरेज एंड सम ग्लिसरोलिपिड्स व्हिच आर स्ट्रक्चरल। तो इसका मतलब है कि दोनों के अंदर ग्लिसरॉल तो डेफिनेटली प्रेजेंट होगी, इसके अलावा कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो जो स्ट्रक्चरल ग्लिसरोलिपिड्स होते हैं इनमें क्या होता है कि आपके दो पोजीशंस के ऊपर तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप के ऊपर आके फैटी एसिड अटैच होगा, लेकिन कम से कम जो एक पोजीशन है वहां पे आपके पास जो है वहां फैटी एसिड की अटैचमेंट नहीं होगी, वहां पे कोई पोलर ग्रुप आके अटैच होता है। वो ग्रुप कौन सा है मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज आपके पास ये एक फैटी एसिड है, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, सपोज यहाँ पे आपके पास कोई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये प्रेजेंट है, जिसके यहाँ पे सपोज डबल बॉन्ड। ये दोनों फैटी एसिड यहाँ पे आके ग्लिसरॉल को जब अप्रोच करेंगे तो ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू ये अटैच हो जाएंगे, ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे इस बॉन्ड को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये जो ग्रुप्स हैं
इधर ऑक्सीजन तो रहेगी डेफिनेटली, तो आपके पास ये फैटी एसिड अटैच हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा फैटी एसिड अटैच हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को बिटवीन दिस कार्बन ऑक्सीजन एंड दिस कार्बन, दिस इज एक्चुअली ईस्टर लिंकेज। तो आपके पास ग्लिसरॉल का जो फर्स्ट कार्बन एटम है इट इज अटैच विद द फैटी एसिड वायर ईस्टर लिंकेज। इसका सेकंड कार्बन एटम भी ईस्टर लिंकेज के थ्रू एक फैटी एसिड के साथ अटैच है। बट थर्ड कार्बन एटम, जो थर्ड कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ पे फैटी एसिड के साथ अटैच नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे कोई पोलर ग्रुप आके अटैच हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं वहां पे जो थर्ड पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप सब्सटीट्यूट हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है विद द फॉस्फोरिक एसिड। तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा, this structure will be phosphoric acid, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास जो ग्लिसरॉल था वो पूरी तरह से फैटी एसिड के साथ अटैच नहीं है जैसे आपने स्टोरेज लिपिड्स में देखा, बल्कि स्ट्रक्चरल लिपिड्स में आपकी दो साइड्स के ऊपर ईस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, बट थर्ड पोजीशन के ऊपर आपका जो ग्लिसरॉल है उसके ऊपर फॉस्फोरिक एसिड आके अटैच हो गया, ठीक है। तो वी कैन से कि आपके जो स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं उन स्ट्रक्चरल लिपिड्स में पेरेंट कंपाउंड ग्लिसरॉल नहीं है। यानी इस केस में आपका, अगर आप स्टोरेज लिपिड की बात करते हो तो स्टोरेज लिपिड में आपका जो पेरेंट कंपाउंड था, ये पेरेंट कंपाउंड ग्लिसरॉल था, जिसमें तीनों पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट था और इन तीनों पोजीशन के ऊपर आके फैटी एसिड अटैच होते थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन जो स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं, ये मैं स्टोरेज लिपिड्स की बात कर रही हूँ, स्ट्रक्चरल लिपिड्स में आपके पास जो है वो ग्लिसरॉल की बजाय ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट जो है इट विल एक्ट एज अ स्टार्टिंग मटीरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्लिसरॉल नहीं बल्कि ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट यूज होगा, यानी ऐसा ग्लिसरॉल जिसकी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप अवेलेबल है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप की बजाय आपके पास जो है वो एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक यहाँ पे आप फॉस्फेट ग्रुप को मेंशन करके बता सकते हो। इस केस में आपके पास यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि आपके पास जो है वो ग्लिसरॉल के सिर्फ दो ही हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं, तो आपका फैटी एसिड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आके अटैच हो सकता है या फैटी एसिड सेकंड पोजीशन पे अटैच हो सकता है। तो मेन डिफरेंस आपने ये याद रखना है कि जो आपके स्टोरेज लिपिड्स हैं उनमें हमेशा आपका जो अल्कोहल होगा ये अल्कोहल ग्लिसरॉल होगी, लेकिन आपके पास जो स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं इनमें अल्कोहल आपकी ग्लिसरॉल नहीं होगी बल्कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल होगी या फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल होगी, ग्लिसरॉल जिसकी थर्ड पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो दिस ग्लिसरॉल, दिस मॉडिफाइड ग्लिसरॉल इज कायरल, जबकि ये वाली जो आपके पास ग्लिसरॉल है दिस इज ए कायरल। इसमें आप देखो ना कार्बन नंबर 1 कायरल है, ना कार्बन नंबर 2 कायरल है और ना ही कार्बन नंबर 3 कायरल है। कार्बन नंबर 1 पे आपके पास 2 सिमिलर हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं, कार्बन नंबर 3 पे भी 2 सिमिलर हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं, कार्बन नंबर 2 पे आपके पास ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सिमिलर, ठीक है। ये आप देख लो, ठीक है। तो ये आपके पास कायरल नहीं है, ग्लिसरॉल कायरल कंपाउंड नहीं है, लेकिन ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट को जब आप देखते हो तो आपके पास फर्स्ट कार्बन कायरल नहीं है, सेकंड कार्बन भी कायरल नहीं है, बट दिस मिडल कार्बन, सॉरी थर्ड कार्बन भी कायरल नहीं है, बट दिस मिडल कार्बन इज कायरल बिकॉज यहाँ पे आपके पास एक तरफ ये ग्रुप है और दूसरी तरफ ये वाला ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या एल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट यूज होता है या डी ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट यूज होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमने जो स्ट्रक्चरल लिपिड्स देखने हैं उन लिपिड में हमेशा एल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज होना है। यानी उस केस में आप इस सेकंड कार्बन जो कि कायरल कार्बन है इसके अराउंड जो OH ग्रुप ड्रॉ करोगे वो हमेशा इस तरफ लिखोगे, ठीक है, इस तरह से। तो आप कह सकते हो कि अब जो हम स्ट्रक्चरल लिपिड्स पढ़ने जा रहे हैं इन स्ट्रक्चरल लिपिड्स में आपके पास ग्लिसरॉल की ये वाली फॉर्म एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज होगी, दिस वन, जिसमें आपके पास एक पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट है, बट द थर्ड पोजीशन पे आपके पास जो OH ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट होके किसके साथ रिप्लेस हो गया, विद फॉस्फोरिक एसिड। तो ये वाला जो आपके पास स्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल है, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली L
ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। जी बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस और नो? नो मैम। ओके, तो इस पॉइंट को माइंड में रखिएगा। इसी पॉइंट को आगे मैं आप लोगों के सामने इन डिटेल जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। उससे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल लिपिड्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों आप लोग ये देखोगे कि आपने स्टोरेज लिपिड्स के बारे में अभी ये चीज पढ़ी है कि स्टोरेज लिपिड्स हमेशा नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। ये चीज पढ़ी है ना, स्टोरेज लिपिड्स की क्या नेचर होती है? नॉन पोलर। लेकिन आपका जो स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं, ये स्ट्रक्चरल लिपिड्स एम्फीपैथिक इन नेचर होते हैं। कोई ऐसा कंपाउंड या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आपके पास पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के एंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एम्फीपैथिक। जो स्टोरेज लिपिड्स हैं ये नॉन पोलर इसलिए होते हैं बिकॉज इसमें ग्लिसरॉल के ऊपर जो है वो किसी किस्म का फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें आपके पास एक ग्लिसरॉल है और उस ग्लिसरॉल की जो तीनों पोजीशन है वहां पे एक एक फैटी एसिड अटैच है, R1, उसके बाद आपके पास यहाँ पे R2 और यहाँ पे आपके पास R3। अब इन फैटी एसिड्स की जो चेन लेंथ है वो चेन लेंथ इतनी ज्यादा है, उसकी हाइड्रोफोबिक नेचर इतनी ज्यादा है कि ओवरऑल कंपाउंड की नेचर क्या होगी? नॉन पोलर होगी। लेकिन जो आपके स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं, इन स्ट्रक्चरल लिपिड्स में हमेशा आपके पास कार्बन नंबर 1 के ऊपर तो फैटी एसिड अटैच होगा, कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी फैटी एसिड अटैच होगा, लेकिन जो कार्बन नंबर 3 है इस थर्ड पोजीशन के ऊपर फैटी एसिड अटैच नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे आपके पास एक पोलर एंड प्रेजेंट है एंड दिस पोलर पोर्शन इज फॉस्फोरिक एसिड। तो आपके पास जितने भी स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं उनमें ये वाला पोर्शन, ये जो टेल पोर्शन है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्केल से, और ये जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है जहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है, इसको हम इस तरह पोलर हेड ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी जो है वो स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं उनमें दोनों तरह के एंड्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर पोलर ग्रुप्स भी प्रेजेंट हैं और उनमें नॉन पोलर ग्रुप्स भी प्रेजेंट है, इसलिए स्ट्रक्चरल लिपिड्स को हमेशा एम्फीपैथिक लिपिड्स कहा जाता है। अब जितने भी एम्फीपैथिक लिपिड्स हैं बच्चों, ये एम्फीपैथिक लिपिड्स हमेशा बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर या तो बायलेयर्स बनाते हैं या फिर माइसील्स बनाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये लिपिड्स बायलेयर्स या माइसील्स क्यों बनाते हैं? आखिर क्या वजह है कि हमेशा जितने भी आपके जो स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं वो माइसील्स या बायलेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा किसी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते या फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ कि अगर आप लोग एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स को ऐड करो तो इनिशियली आपके पास वो ड्रॉपलेट्स इस तरह से डिस्पर्स फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगी, लेकिन थोड़े ही टाइम पीरियड के बाद आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपकी ये ड्रॉपलेट्स एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पहले आपके पास इस तरह से एक बड़ा सा ग्लोब्यूल बनेगा और हो सकता है कि एक आधा इस तरह से जो है वो ड्रॉपलेट अभी भी प्रेजेंट हो, लेकिन एट द एंड आपके पास सारे के सारे लिपिड्स इकट्ठे होकर एक सिंगल ड्रॉपलेट जो है वो बना लेते हैं। इट मीन्स के एक्वेस मीडियम के अंदर, जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भी एक्वेस मीडियम है, डेफिनेटली हमारी बॉडीज का ज्यादातर पोर्शन जो है वो वाटर पे वो कंप्राइज करता है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि एक्वेस मीडियम के अंदर हमेशा जो आपके लिपिड्स हैं वो लिपिड्स एग्रीगेट कर जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं, वाटर के साथ कनेक्शन को क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं। तो वाई लिपिड्स एग्रीगेट्स क्यों बनाते हैं? उन एग्रीगेट्स को हम बायलेयर्स भी कहते हैं या माइसील्स भी कहते हैं। दीज आर एक्चुअली लिपिड एग्रीगेट्स। तो अब हम ये चीज देखते हैं कि लिपिड एक्वेस मीडियम के अंदर एक्चुअली एग्रीगेट्स बनाते क्यों हैं, और इस चीज को डिस्कस करने के लिए आप लोग इस डायग्राम को जो है वो पहले ध्यान से देख लो। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके पास जितने भी जो स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं, ये स्ट्रक्चरल लिपिड्स जो हैं ये एम्फीपैथिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, एम्फीपैथिक नेचर का मतलब है कि आपके पास एक तरफ पोलर एंड है और दूसरी तरफ नॉन पोलर एंड है। जो पोलर एंड है डेफिनेटली वो तो वाटर सॉल्युबल होता है, वहां पे तो वाटर आके इंटरेक्शन डेवलप कर सकता है, लेकिन आपके पास जो नॉन पोलर एंड है वो हाइड्रोफोबिक है, वहां पे वाटर जो है वो किसी किस्म की आइडियल इंटरेक्शन डेवलप नहीं कर सकता।
तो आपके जितने भी जो नॉन पोलर एंड्स हैं, इन नॉन पोलर एंड्स के अराउंड वाटर जो है वो एक ऑर्डर स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है। और इस केज लाइक स्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत क्यों है? बिकॉज वाटर इज इन द सर्च ऑफ द ग्रुप्स जिसके साथ वो इंटरेक्शन डेवलप कर सके। जब उसको वो ग्रुप नहीं मिलता तो वो यहाँ पे इस तरह से ऑर्डर फॉर्म में अरेंज होना शुरू हो जाता है। आप लोगों ने शायद लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे कि कोई भी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो 2 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमेशा ओबे करता है, जिसमें पहला लॉ कहता है कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है, दिस एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। आपके पास बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज तो हो सकती है, लेकिन उसकी टोटल अमाउंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी ना तो क्रिएट होगी और ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी। यस, हमारी बॉडीज इस रूल को अप्लाई करती हैं, इस लॉ को अबे करती हैं। किस तरह से? बिकॉज अगर हम फूड की फॉर्म में कोई एनर्जी का इंटेक करते हैं तो वो एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं होती, वो केमिकल कंपाउंड यानी एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है और ये केमिकल एनर्जी बाद में हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। सो यस, विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो वी कैन से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या करते हैं? ओबे करते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करो तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर हमेशा डिसऑर्डर इंक्रीज होता है। यानी ऐसे सारे के सारे केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेसेस जिनकी वजह से डिसऑर्डर क्रिएट होता है, ये प्रोसेसेस क्या हैं? ये फेवरेबल हैं और ये प्रोसेसेस क्या हैं? स्पॉन्टेनियस हैं। लेकिन अगर किसी प्रोसेस की वजह से आपके पास ऑर्डर मेंटेन हो रहा है तो ये प्रोसेस जो है ये नॉन फेवरेबल है, ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। इट मीन्स कि इस प्रोसेस को कराने के लिए आपको इनपुट ऑफ एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी। इसमें हम लोग एग्जाम, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा ये कहता है कि आपकी यूनिवर्स में हमेशा वही प्रोसेसेस होने चाहिए जिनकी वजह से डिसऑर्डर क्रिएट होता है। यानी थर्मोडायनेमिकली आइडियल प्रोसेसेस वो हैं जिनकी वजह से डिसऑर्डर क्रिएट हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन, इस पूरे पाथवे को जो है वो ऑब्जर्व करो तो इनिशियली आप ये देखते हो कि आपके पास ये जो फैटी एसिड है, जिस फैटी एसिड या फिर कोई सा भी आपके पास जो लिपिड है जो कि एम्फीपैथिक इन नेचर है, इस लिपिड में आपके पास जो पोलर ग्रुप है वो तो वाटर के साथ इंटरेक्शन डेवलप कर रहे हैं, बट नॉन पोलर ग्रुप्स के अराउंड वाटर ने एक ऑर्डर स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमको कोई ग्रुप्स तो नहीं मिल रहे जिनके साथ ये इंटरेक्शन डेवलप कर सके, लेकिन ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे को क्या करना शुरू हो गया? सराउंड करना शुरू हो गया। तो इसकी वजह से डिसऑर्डर में आपके पास जो है वो कम हो रहा है और ऑर्डर मेंटेन होना शुरू हो गया। ऑर्डर मेंटेन नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर ऑर्डर अगर मेंटेन होगा तो इसका मतलब है कि वो सेकंड लॉ को वायलेट कर रहा है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म चूंकि कभी भी सेकंड लॉ को वायलेट नहीं करते, इसलिए इसका मतलब है कि ये केमिकल रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन को किसी और तरह से होना। तो एंट्रोपी को यहाँ पे ये जो आपके पास डिसऑर्डर मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, डिसऑर्डर को समटाइम एंट्रोपी भी कहा जाता है, ठीक है। अगर डिसऑर्डर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, और अगर आपके पास ऑर्डर मेंटेन होगा तो इसका मतलब है एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। So entropy is synonymous with disorder. Entropy का increase it means disorder और entropy का decrease it means order. तो यहाँ पे आप ये देखते हो कि जब आपके लिपिड्स को आपने किसी एक्वस मीडियम के अंदर ऐड किया तो वाटर ने इसके अराउंड एक ऑर्डर स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि एंट्रोपी को डिक्रीज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज होना शुरू होगी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एंट्रोपी को कभी भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। एंट्रोपी को हमेशा हर कंडीशन के अंदर, हर केमिकल रिएक्शन के अंदर नेट इफेक्ट क्या होना चाहिए कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए। तो आपके ये लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? इस केमिकल प्रोसेस को थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल बनाने के लिए आपस में एसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं। सपोज प्रीवियसली आपके पास ये एक फैटी एसिड था जिसमें आपके पास यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल जो इसको सराउंड कर रहे थे। ये दूसरा फैटी एसिड था और इसके अराउंड भी वाटर मॉलिक्यूल का एक ऑर्डर स्ट्रक्चर था जो कि इसको सराउंड कर रहे थे।
ये तीसरा फैटी एसिड था, इसके अराउंड भी वाटर मॉलिक्यूल का एक ऑर्डर स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। लेकिन जब इन फैटी एसिड्स ने एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू कर दिया, तो बिकॉज वी ऑल नो कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, जो लाइट ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये नॉन पोलर ग्रुप्स आपस में इंटरेक्शन डेवलप कर लेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और यहाँ पे जो प्रीवियसली वाटर प्रेजेंट था, वो वाटर डिस्पर्स होके यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इन लिपिड मॉलिक्यूल के एसोसिएशन की वजह से ये जो ऑर्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ था, ये वाला, ये भी ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑर्डर स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये भी ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपके पास ऑर्डर स्ट्रक्चर था, ये भी ब्रेक हो जाएगा। यानी कुछ हद तक आपने यहाँ पे इन लिपिड्स के आपस में एसोसिएशन की वजह से, या इन फैटी एसिड्स के आपस में जो है वो ज्वाइनिंग की वजह से कुछ हद तक आपकी एंट्रोपी इंक्रीज हुई है। यानी आपका जो डिसऑर्डर है वो इंक्रीज हुआ है, डिसऑर्डर बढ़ गया है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल जब भी यहाँ से रिलीज होंगे तो इसका मतलब है कि वो डिसऑर्डर फॉर्म में यहाँ से रिलीज होंगे, तो आपके पास एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो ये प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली फेवर है। लेकिन अभी भी आप यहाँ पे एक ऑर्डर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहे हो, जो कि इन ग्रुप्स को इस तरह से लाइन अप किया हुआ है जिसमें। तो मजीद इस प्रोसेस को फेवरेबल बनाने के लिए या एंट्रोपी को मजीद इंक्रीज करने के लिए, इस प्रोसेस को थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल करने के लिए, आपके ये जो जितने भी फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, ये मीडियम से मजीद फैटी एसिड्स को इकट्ठा करेंगे और सारे के सारे फैटी एसिड इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेंगे कि वो अपने पोलर ग्रुप्स को सरफेस पे रख लेंगे और जो नॉन पोलर ग्रुप्स हैं उनको एक्वस मीडियम से छुपा देंगे। तो इसकी वजह से वाटर यहाँ तक जो है वो इसको एक्सेस नहीं है, वो यहाँ पे इंटरेक्शन जब नहीं डेवलप कर सकता, यहाँ पे आके इसको अप्रोच नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि उसका ये जो ऑर्डर स्ट्रक्चर है ये भी मेंटेन नहीं होगा। तो इस चीज को आप यहाँ पे जो है वो क्लियर कीजिएगा कि आपके पास जितने भी जो एम्फीपैथिक कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ पे मैंने उन एम्फीपैथिक कंपाउंड्स को स्पेसिफिकली लिपिड्स यहाँ पे फैटी एसिड्स की एग्जांपल देके कहा है। ये एम्फीपैथिक कंपाउंड्स हमेशा जब भी आप किसी एक्वस मीडियम के अंदर ऐड करोगे, ये एम्फीपैथिक कंपाउंड्स वहां पे क्लस्टर हो जाएंगे और क्लस्टरिंग की वजह से ये क्या करेंगे, इस प्रोसेस को थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इस चीज को दोबारा से आप लोगों के सामने हाईलाइट करूँ, तो यू हैव वन लिपिड मॉलिक्यूल, सेकंड लिपिड मॉलिक्यूल, और जब ये इंडिविजुअली प्रेजेंट थे तो इनके अराउंड वाटर की इस तरह से जो है वो एक ऑर्डर स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। इस ऑर्डर स्ट्रक्चर को हम सॉल्वेशन लेयर भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन लेयर। तो आपके पास हर एक फैटी एसिड या हर एक एम्फीपैथिक कंपाउंड के अराउंड एक सॉल्वेशन लेयर बन गई थी, जिसको आप कह रहे थे कि इसकी वजह से ऑर्डर मेंटेन हो, और ऑर्डर मेंटेन नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑर्डर की बजाय डिसऑर्डर जो है वो होना चाहिए, और एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज की बजाय इंक्रीज होनी चाहिए। तो एंट्रोपी को इंक्रीज करने के लिए आपके ये जो फैटी एसिड्स हैं ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, और डेफिनेटली जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, इनके ये सिमिलर ग्रुप्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन डेवलप करेंगे, तो ये जो सॉल्वेशन लेयर, जो वाटर मॉलिक्यूल प्रीवियसली इनके साथ एसोसिएट थे, ये यहाँ से डिस्पर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएंगे, जबकि वो वाटर मॉलिक्यूल जो कि फर्स्ट फैटी एसिड और लास्ट फैटी एसिड के इन दो एंड्स के ऊपर प्रेजेंट था, वो इस तरह से यहाँ पे इसे अभी भी सराउंड कर रहे हैं। तो कुछ हद तक सॉल्वेशन लेयर कम हुई है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। तो इसको खत्म करने के लिए आपके ये फैटी एसिड क्या करते जाएंगे, इस तरह से जितने भी आपके पास ये सिमिलर ग्रुप्स मीडियम के अंदर प्रेजेंट होंगे वो अरेंज होते जाएंगे, और अरेंजमेंट के बाद आप ये पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये सारे के सारे ग्रुप्स अपने हाइड्रोफिलिक पोर्शन को सरफेस पे रख रहे हैं, और इनके जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है उसको ये एक्वस मीडियम से छुपा के इंटरनली इन्वाइट कर रहे हैं। तो इसका नेट इफेक्ट क्या है कि आपके पास ये जो फैटी एसिड हैं, ये फैटी एसिड इस तरह से ग्लोब की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। तो आपके पास ये वाला जो एक स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, माइसील। ठीक है। तो आपके जो फैटी एसिड्स हैं, उन फैटी एसिड्स ने वाटर के साथ अपना इंटरेक्शन मिनिमाइज करने के लिए या इस रिएक्शन को थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल बनाने के लिए, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल ये तभी होगा जब इसकी वजह से एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रीवियसली जब ये फैटी एसिड्स अकेले अकेले प्रेजेंट थे तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही थी, इसलिए ये प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं था। लेकिन जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, इस तरह से माइसील की फॉर्म में आएंगे, तो इसकी वजह से एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, और ये सिस्टम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अब ये प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली क्या है, फेवरेबल है। तो दिस इज द रीजन कि आपके फैटी एसिड हमेशा बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर
या तो माइसील्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर आपके पास जो है वो बायलेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो माइसील्स, बायलेयर एंड वेसिकल्स, these are the thermodynamically favorable forms of lipids और फैटी एसिड। तो बच्चों स्ट्रक्चरल लिपिड्स में पहली चीज जो आप लोगों ने क्लियर करनी है वो ये करनी है कि स्ट्रक्चरल लिपिड्स एम्फीपैथिक इन नेचर है और ये माइसील्स या बायलेयर्स क्यों बनाते हैं। ठीक है, इसमें ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद उसके बाद आपने ये देखना है कि व्हाट आर दी पेरेंट कंपाउंड्स ऑफ दीज स्ट्रक्चरल लिपिड्स, यानी ये स्ट्रक्चरल लिपिड्स किस कंपाउंड से मिलकर बने हैं। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने एक चीज डिस्कस की है कि आपके पास जो स्टोरेज लिपिड्स हैं उन स्टोरेज लिपिड में आपके पास जो पेरेंट कंपाउंड था वो पेरेंट कंपाउंड ग्लिसरोल था, जिसमें आपके तीनों कार्बन एटम्स के ऊपर एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट थी। लेकिन आपके जो स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं उन स्ट्रक्चरल लिपिड्स में आपके पास जो पेरेंट कंपाउंड है, जिस पेरेंट कंपाउंड इज एल ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट, यानी ऐसा ग्लिसरोल जिसमें थर्ड पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, जिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड विद द फॉस्फेट ग्रुप। तो इस केस में आप हमेशा जो स्टार्टिंग मटेरियल लोगे स्ट्रक्चरल लिपिड्स में, स्ट्रक्चरल ग्लिसरोलिपिड्स में, उनको आप कहोगे कि दीज आर फॉस्फोराइलेटेड। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ग्लिसरोलिपिड्स हमेशा ग्लिसरोलिपिड्स नहीं होंगे बल्कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होंगे, बिकॉज इनमें आपके पास ग्लिसरोल के साथ साथ और किस चीज की अटैचमेंट होगी, फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट भी होगी। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट का। और अब इस ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट को हम देखते हैं कि ये किस तरह से फर्दर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स को बना सकता है। तो अब आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हो गई होगी कि वाई मेम्ब्रेन लिपिड्स आर ऑलवेज फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड्स को बनाने के लिए जो आपके पास पेरेंट कंपाउंड है, दिस पेरेंट कंपाउंड इज नॉट ग्लिसरोल, दिस इज फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसरोल। ये ऐसा ग्लिसरोल है जिसकी थर्ड पोजीशन पे हमेशा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए आपके जितने भी मेम्ब्रेन लिपिड्स होंगे वो फॉस्फोलिपिड्स होंगे, उनमें फॉस्फेट ग्रुप जरूर प्रेजेंट होगा। तो अगर आपके पास ये जो ग्लिसरोल है इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक फैटी एसिड अटैच है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक फैटी एसिड अटैच है और कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फोरिक एसिड है, तो इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं कि दिस इज फॉस्फेटिक एसिड। ठीक है, यानी ऐसा फॉस्फोरिक एसिड जिसमें आपके पास 2 फैटी एसिड भी अटैच है। ठीक है, तो ये आपके पास ग्लिसरोल है, ग्लिसरोल की फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास एक फैटी एसिड है, देन सेकंड पोजीशन पे एक फैटी एसिड है और थर्ड पोजीशन के ऊपर फॉस्फोरिक एसिड है। इस स्ट्रक्चर को आपने फॉस्फेटिक एसिड कहना है। अगर सिर्फ ग्लिसरोल लेना है और ग्लिसरोल के आपने जो है वो इस पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट को हाईलाइट करना है, यहाँ पे फैटी एसिड अटैच नहीं है, तो उस केस में आप इसे एल ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट कहोगे। लेकिन अगर आपने ग्लिसरोल की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे एक एक फैटी एसिड अटैच करवा दिया है तो उस केस में आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा दिस स्ट्रक्चर विल बी फॉस्फेटिक एसिड। तो हमेशा आपके पास जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनका जो पेरेंट कंपाउंड है, दिस पेरेंट कंपाउंड इज फॉस्फेटिक एसिड। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एक फैटी एसिड है, सेकंड पोजीशन के ऊपर फैटी एसिड है और थर्ड पोजीशन के ऊपर फॉस्फोरिक एसिड अटैच है। तो यहाँ पे आपके पास जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के ऊपर फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं ये फैटी एसिड सेम होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये फैटी एसिड सेम होते हैं। तो डिफरेंस किस वजह से आता है, आपके पास ये जो फॉस्फोरिक एसिड है उस फॉस्फोरिक एसिड का ये जो टर्मिनल हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, जैसे आप यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे आपके पास ये वाला जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, मोस्ट ऑफ द टाइम इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ आके कोई हेड ग्रुप अटैच हो जाता है और उस हेड ग्रुप को यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट किया गया। वो हेड ग्रुप कोई अमाइनो एसिड भी हो सकता है। ठीक है, ये हेड ग्रुप आपके पास कोई अल्कोहल भी हो सकती है या कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा आपके जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, जो स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं, उनमें पहली चीज आपने देखनी है कि ग्लिसरोल प्रेजेंट है, ग्लिसरोल की थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट है, इट मींस दिस इज नॉट ओनली ग्लिसरोल, दिस इज एल ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट। मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लिसरोल की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के ऊपर एक एक फैटी एसिड अटैच होता है। इसका मतलब है कि अब आप इसको एल ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट नहीं कहोगे बल्कि आप इसको फॉस्फेटिक एसिड कहोगे। और अब मैं ये कह रही हूँ कि फॉस्फेटिक एसिड में जो आपके पास ये जो OH ग्रुप है विच बिलोंग्स टू द फॉस्फोरिक एसिड, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस अल्कोहल इज आल्सो सब्स्टिट्यूटेड बाय अ हेड ग्रुप और वो हेड ग्रुप डिफरेंट लिपिड्स में डिफरेंट होगा। तो इस हेड ग्रुप की डिफरेंस की बेस पे हम इन स्ट्रक्चरल लिपिड्स को फर्दर सब क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पूरे का पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा।
यानी मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास जो फॉस्फेटैडिक एसिड है, ये पूरे का पूरा ग्रुप फॉस्फेटैडिक एसिड है ना, जिसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ। इसमें आपके पास एक तरफ यहाँ पे ग्लिसरॉल है, एक फैटी एसिड, सेकंड फैटी एसिड, और फिर आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है फॉस्फेटैडिक एसिड, ठीक है। और ये आपके पास है हेड ग्रुप। तो आपके जितने भी मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं, उन सब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फेटैडिक एसिड हमेशा सेम रहेगा। उनके अंदर जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ हेड ग्रुप की वजह से आएगा। और इस चीज को भी आप देखोगे भी कि बाकी पूरे का पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ हेड ग्रुप पे चेंज होने की वजह से आप इन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हो। आप इनको जो है वो कह सकते हो कि दीज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आर फॉस्फेटिडाइलकोलिन, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन, फॉस्फेटिडाइलसीरीन। यानी इन सब के अंदर आपके पास फॉस्फेटैडिक एसिड सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस जो है वो आपके पास जो है हेड ग्रुप की वजह से आएगा। अगर तो हेड ग्रुप कोलिन है तो ये आपके पास फॉस्फेटिडाइलकोलिन होगा, अगर हेड ग्रुप सीरीन है तो ये स्ट्रक्चर आपके पास फॉस्फेटिडाइलसीरीन होगा। इसका मतलब है कि हम इन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को नेम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ फॉस्फेटैडिक एसिड एंड द नेम ऑफ हेड ग्रुप। फॉस्फेटैडिक एसिड को आप इस तरह से फॉस्फेटिडाइल, इस एसिड को रिप्लेस करके यहाँ पे YL फॉस्फेटिडाइल, और उसके बाद नेम ऑफ हेड ग्रुप, ठीक है। तो इन कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखिएगा, जिनको देखते हुए हम आगे इन फॉस्फोलिपिड्स को क्या करते हैं, सब क्लासिफाई करते हैं। तो जनरली आपने ये चीज याद रखनी है कि आपके जितने भी जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं, उनके कार्बन 1 और कार्बन 2 के ऊपर जो फैटी एसिड अटैच होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फैटी एसिड क्या होता है, इस तरह से आपके पास जो एक कांस्टेंट पैटर्न में होते हैं। लाइक कार्बन 1 के ऊपर जो फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे वो सैचुरेटेड होंगे, पाल्मिटिक एसिड भी हो सकता है, स्टीयरिक एसिड भी हो सकता है। और कार्बन 2 के ऊपर जो फैटी एसिड अटैच होंगे वो अनसैचुरेटेड होंगे, वो 18 कार्बन कंटेनिंग लाइनोलिक हो सकता है, लाइनोलेनिक हो सकता है, ओलिक एसिड हो सकता है, या 20 कार्बन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो पॉइंट्स कंक्लूड किए हैं वो ये कंक्लूड किया है कि हमेशा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में आपके पास एक तरफ फॉस्फेटैडिक एसिड होगा, उस फॉस्फेटैडिक एसिड में ग्लिसरॉल के फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा जिसकी लेंथ 18 या 20 हो सकती है, और यहाँ पे आपके पास 16 या 18 हो सकती है। थर्ड पोजीशन के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, और इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ कोई सा भी हेड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो लेट्स सी कि इस हेड ग्रुप की फर्दर जो है वो इसके डिफरेंस की बेस पे हम किस तरह से किसी फैटी एसिड को सब क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यू हैव अ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड and the name of this glycerophospholipid is phosphatidylcholine। नेम से आपको पता चल रहा है कि इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, और अकेला ग्लिसरॉल नहीं है बल्कि यू हैव अ फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसरॉल, यू हैव अ स्टार्टिंग मटेरियल एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो आपके पास ये जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है इसमें एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है। ग्लिसरॉल की फर्स्ट पोजीशन पे एक फैटी एसिड है, सेकेंड पोजीशन पे एक फैटी एसिड है, और जो थर्ड पोजीशन है उसमें आपके पास फॉस्फोरिक एसिड के साथ जो हेड ग्रुप है, दिस हेड ग्रुप इज कोलिन, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आप इसको क्या कह रहे हो, फॉस्फेटिडाइलकोलिन। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इस कोलिन के स्ट्रक्चर को देखना है कि कोलिन क्या है, और इस स्ट्रक्चर को आपने सिर्फ फॉस्फेटैडिक एसिड के ऊपर ऐड करवा देना। तो ये बाकी पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, दिस इज एक्चुअली फॉस्फेटैडिक एसिड। अगर आप देखो तो ये आपके पास ग्लिसरॉल है, कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। कार्बन 1 के ऊपर फैटी एसिड है, कार्बन 2 पर फैटी एसिड है, कार्बन 3 के ऊपर फॉस्फोरिक एसिड है, और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड में ये जो OH ग्रुप है प्रीवियसली ये अटैच था विद हाइड्रोजन, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूशन हो गई है, और कौन सा ग्रुप आके अटैच हो गया, कोलिन आके अटैच हो गया। तो कोलिन का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आपके पास ये वाला जो हेड ग्रुप है, ये पूरे का पूरा पोर्शन, दिस इज एक्चुअली अ कोलिन विच इज अ नाइट्रोजनस बेस, दिस इज अ नाइट्रोजनस बेस। ये यहाँ पे ऐसा हेड ग्रुप अटैच है जिसमें आपके पास यहाँ पे इथाइल चेन है, उसके बाद यू हैव अ नाइट्रोजन विच इज अटैच विद द मिथाइल ग्रुप ऑन 3 डिफरेंट साइड्स, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो OH ग्रुप है फॉस्फोरिक एसिड का, यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगी विद कोलिन। और कोलिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इस तरह से आपने पहले एक मिथाइल ग्रुप ड्रॉ करना है,
और मिथाइल ग्रुप के फौरन बाद आपने एक नाइट्रोजन एटम ड्रॉ करनी है और इस नाइट्रोजन एटम की तीनों पोजीशन के ऊपर आप लोगों को एक एक मिथाइल ग्रुप जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। एंड बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, नॉर्मली 3 बॉन्ड्स बनाती है, तो यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर प्लस साइन प्रेजेंट होगा। So this is the structure of phosphatidylcholine, which means कि आपके पास phosphatidyl ग्रुप के साथ साथ choline as a head group attached है। तो जो मैंने बात यहाँ पे कही थी कि हेड ग्रुप की फर्दर आइडेंटिफिकेशन की बेस पे आप इनको सब क्लासिफाई कर सकते हो, वो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपके पास जो है वो हेड ग्रुप इथेनॉल अमीन है, फॉस्फेटिडाइल ग्रुप तो वही है कि आपके पास एक ग्लिसरॉल है, ठीक है। अब फॉस्फेटिडाइल ग्रुप बार बार आप लोगों को जो है वो यहाँ पे आप देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस केस में आपके पास जो है वो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। बच्चों 1 मिनट वेट कीजिएगा, तो मैं क्लास से मैडम मैडम बाहर गई है, क्लास का नहीं हमकी, लेकिन जी बच्चों। तो यहाँ पे फॉस्फेटिडाइल जब भी आप लोग देखोगे इट मीन्स कि ये आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें यू हैव अ ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल का जो फर्स्ट कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के साथ आपके पास यहाँ पे एक फैटी एसिड है, और जो सेकंड कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के पास अगेन एक फैटी एसिड है। फैटी एसिड की आइडेंटिटी भी अब आप लोगों को नोन है कि फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर सैचुरेटेड फैटी एसिड है, 16 कार्बन कंटेनिंग भी हो सकता है और 18 कार्बन कंटेनिंग भी हो सकता है। सेकंड कार्बन एटम के ऊपर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और ये 20 कार्बन भी हो सकता है, 18 कार्बन भी हो सकता है, ठीक है। और थर्ड पोजीशन के ऊपर आपके पास फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है, और ये फॉस्फोरिक एसिड जो है इस केस में ये फॉस्फोरिक एसिड नॉर्मली हाइड्रोजन के साथ अटैच है, बट इस केस में आपके पास यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है, इथेनॉल अमाइन। तो हेड ग्रुप कौन सा, इथेनॉल अमाइन। तो अगर आप लोगों को डिफरेंट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स दिए जाएं और उसमें से पूछा जाए कि आइडेंटिफाई करें कि इसमें कौन सा हेड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाकी पूरे का पूरा स्ट्रक्चर फॉस्फेटिडिक एसिड है, ये हेड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो हेड ग्रुप है दिस इज इथेनॉल अमीन, जिसमें आपके पास ये वाला जो ग्रुप है ये प्रेजेंट है, इथाइल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप NH3 प्लस, दिस इज इथेनॉल अमाइन। यहाँ पे आपके पास ये जो OH ग्रुप है ये कंडेंसेशन रिएक्शन करता है विद दी OH ग्रुप ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, और यहाँ से आपके पास ये OH ग्रुप रिलीज हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, तो दिस ऑक्सीजन विल मेक अ बॉन्ड विद दिस कार्बन, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से ये जो इथेनॉल अमाइन है ये एज अ हेड ग्रुप इधर है, ठीक है। तो फॉस्फेटिडाइल कोलिन में आपके पास हेड ग्रुप जो है वो कोलिन था, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम था। फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन में आपके पास हेड ग्रुप इथेनॉल अमाइन है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। इसी तरह से अगर आपके पास फॉस्फेटिडाइल सीरीन है, तो सीरीन आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक अमाइनो एसिड है, जिसमें आपके पास एक तरफ जो है वो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक तरफ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक तरफ हाइड्रोजन, एंड दिस इज सीरीन। तो सीरीन में आपके पास यहाँ पे साइड चेन में ये मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो सीरीन के केस में आपका ये वाला जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो कि साइड चेन में प्रेजेंट है, दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप विल अंडरगो द कंडेंसेशन रिएक्शन विद द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप इधर से रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो दिस ऑक्सीजन विल मेक अ बॉन्ड विद दिस कार्बन एटम। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये सीरीन की साइड चेन में CH2 ग्रुप, देन कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो यहाँ पे जो आपका हेड ग्रुप है, दिस हेड ग्रुप इज एक्चुअली सीरीन अमाइनो एसिड। तो दैट्स व्हाई आप इसको क्या कह रहे हो, दिस इज फॉस्फेटिडाइल सीरीन, ठीक है। अगर हेड ग्रुप में आपके पास ग्लिसरॉल ही प्रेजेंट है, तो इस केस में आपके पास जो फॉस्फेटिडाइल जो आपके पास फॉस्फोलिपिड आएगा, जिस फॉस्फोलिपिड विल बी फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। तो ये सारे के सारे वो लिपिड्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं। ये ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड सारे के सारे आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आर्किटेक्चर के दौरान वहां पे ऑब्जर्व करते हो कि ये वहां पे प्रेजेंट है डिफरेंट परसेंटेज। तो फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल में आपके पास हेड ग्रुप क्या होगा, ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल होगा, और ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आई होप कि अब आप सबको जो है वो समझ आ गया होगा कि दिस इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें आपकी तीनों पोजीशन जो है, तीनों कार्बन एटम्स के ऊपर एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आपके पास जो है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर जो OH ग्रुप है, दिस OH ग्रुप विल अंडरगो द कंडेंसेशन रिएक्शन विद द OH ग्रुप ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिमूव हो रहा है, सो दिस ऑक्सीजन विल मेक अ बॉन्ड विद दिस कार्बन एटम। तो बाकी सारा ग्रुप ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज हेड ग्रुप, और ये हेड ग्रुप कौन सा, ग्लिसरॉल है। तो दैट्स आप इसे कह रहे हो दिस इज फॉस्फेटिडाइल
ग्लिसरॉल। नेक्स्ट आपके पास दो लिपिड्स हैं फॉस्फोलिपिड्स, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, इनके स्ट्रक्चर्स को एक बार देख लीजिएगा। जिसमें एक लिपिड तो आप लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हो, लेकिन ऑब्वियसली आपने इसका स्ट्रक्चर नहीं देखा था। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, आपने इस लिपिड को कहा था कि ये एंकर लिपिड के तौर पर भी एक्ट करता है। जब आपने सिंडिकेंस और ग्लिपिकेंस पढ़े थे तो वहां पे आपने देखा था कि ग्लिपिकेंस की जो प्रोटीन्स हैं उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एंटर करने के लिए कुछ लिपिड्स भी यूज होते हैं, ठीक है। तो ये लिपिड्स वहां पे एंकरेज प्रोवाइड कर रहे थे इन प्रोटीन्स को। तो ये लिपिड्स कौन से थे? फॉस्फोलिपिड्स थे। और इनकी अगर आप नेचर देखते तो दीज लिपिड्स आर एक्चुअली फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, ठीक है। और अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले कहा कि ये फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल लिपिड जो है ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कौन सा हेड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये भी फॉस्फोलिपिड की टाइप है, तो इसका मतलब है कि इसमें भी फॉस्फेटिडिक एसिड प्रेजेंट होगा, लेकिन जो हेड ग्रुप है वो हेड ग्रुप डिफरेंट होगा। तो लेट्स आइडेंटिफाई कि यहाँ पे हेड ग्रुप कौन सा है। ओके, तो अगर ये आपके पास जो है वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपके पास ग्लिसरोल होगा। और ग्लिसरोल का जो फर्स्ट कार्बन एटम है उसके ऊपर आपके पास जो है वो एक सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होगा, जैसे आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो कि दीज आर द 3 कार्बन एटम्स ऑफ ग्लिसरोल, जिसमें फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर आपके पास एक सैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच है। सेकेंड कार्बन आइटम के ऊपर नॉर्मली इस डायरेक्शन में होता है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ बिकॉज वहाँ पे स्पेस का इशू है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इस केस में आपके पास जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है विच इज अटैच्ड टू द सेकंड कार्बन आइटम ऑफ ग्लिसरॉल। थर्ड पोजीशन के ऊपर हम ये चीज देखते हैं कि आपके पास एक फैटी एसिड अटैच होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि दीज आर दी फॉस्फेटिडिक एसिड, जिसमें आपके पास एक फॉस्फेटिडिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा और फिर उस फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ कोई हेड ग्रुप आके अटैच होगा जो कि हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करा देगा और इस स्ट्रक्चर के साथ अटैच होगा। तो हमने अभी फॉस्फेटिडाइल कोलिन में देखा है कि ये हेड ग्रुप आपके पास कोलिन है। फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल में ऑब्जर्व किया है कि आपके पास ये हेड ग्रुप इथेनॉल अमाइन है। फॉस्फेटिडाइल सीरीन में ऑब्जर्व किया है कि आपके पास यहाँ पे हेड ग्रुप की जगह कौन सी चीज आगे अटैच होती है? सीरीन अटैच होती है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। अब आपके पास यहाँ पे जो हेड ग्रुप अटैच होगा, दिस हेड ग्रुप इज एक्चुअली इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। दिस स्ट्रक्चर इज इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। तो पहले आप लोगों को इनोसिटोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए और उसके बाद आप उसकी फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन के ऊपर क्या लगाओगे? एक एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाओगे। तो इनोसिटोल भी आपके पास इस तरह से जस्ट लाइक द हेक्सोसिस एक पायरानोज रिंग बनाती है, लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है कि ग्लूकोज के केस में आपकी जो पायरानोज रिंग बनती थी वो रिंग जो है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग थी। इट मीन्स कि उसमें एक तरफ ऑक्सीजन अटैच होता था और बाकी फोर आपकी जो 5 पोजीशन है वहां पे कार्बन एटम अटैच होता था। लेकिन यहाँ पे आपकी जो 6 की 6 पोजीशन है उन सब पोजीशन के ऊपर सेम ग्रुप्स यानी कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट है। तो इनोसिटोल की जो रिंग है दिस इज होमोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। कार्बन नंबर 1 और आपके पास जो कार्बन नंबर 4 है, इन दोनों पोजीशन इन दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर आपके जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन सेम है। लाइक यहाँ पे H OH ग्रुप H एंड OH ग्रुप, जबकि रिमेनिंग आपके पास जितनी कार्बन एटम्स हैं कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 एंड 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास ये वाली जो पोजीशन है, जो दो टर्मिनल पोजीशन है, जो एंड पोजीशन है आपके पास, यहाँ पे कार्बन नंबर 6 की पोजीशन और कार्बन नंबर 4 की पोजीशन, ये वाली इन दोनों पोजीशन के ऊपर ग्रुप्स की ओरिएंटेशन सेम है। लेकिन कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के ऊपर आपके पास जो ग्रुप्स है वो ऑपोजिट ओरिएंटेशन में, लाइक OH अपर H डाउनवर्ड, OH H OH एंड H, यहाँ पे भी OH एंड H, ठीक है। तो पायरानोस रिंग है, लेकिन पायरानोस रिंग होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक मीन्स कि यहाँ पे सारे जो आपके पास रिंग है उसमें एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट है और वो कौन से एटम्स हैं? कार्बन एटम्स है। तो 6 corners of these pyranose rings are occupied by the similar atoms। जब ये एटम्स कौन से हैं? कार्बन एटम्स। तो 6 corners पे एक एक कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। थर्ड पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 4 के ऊपर ग्रुप की पोजीशन सेम है और बाकी सब कार्बन एटम्स के ऊपर ग्रुप्स की पोजीशन क्या होगी? ऑपोजिट होगी।
and because this inositol is phosphorylated at carbon number 4 and 5, तो आप जब inositol 4,5 बिसफॉस्फेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कार्बन नंबर 4 के ऊपर आप यहाँ पे OH की बजाय फॉस्फेट ग्रुप ड्रॉ करोगे और कार्बन नंबर 5 के ऊपर भी आप OH की बजाय कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। तो इस तरह से आप लोग इनोसिटोल का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। नाउ कंडेंसेशन किन ग्रुप्स के दरमियान होती है? कंडेंसेशन रिएक्शन इनोसिटोल बिसफॉस्फेट और जो आपके पास फॉस्फेटिक एसिड है, इन दोनों के हाइड्रोक्साइल ग्रुप के दरमियान होती है। बट दिस टाइम आपका जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप इनोसिटोल यूज करेगा फॉर द कंडेंसेशन रिएक्शन, दिस इज द हाइड्रोक्साइल ग्रुप विच इज अटैच्ड विद द कार्बन नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो फॉस्फोरिक एसिड है, इस फॉस्फोरिक एसिड का OH ग्रुप यूज होगा फॉर द कंडेंसेशन रिएक्शन। इस तरह से ये ग्रुप अपना OH ग्रुप रिलीज करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन यहाँ से इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास ये जो फॉस्फेटिडाइल ग्रुप है, इस फॉस्फेटिडाइल ग्रुप के साथ ये वाला हेड ग्रुप अटैच है एंड द आइडेंटिटी ऑफ दिस हेड ग्रुप इज इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। लास्ट आप लोगों के पास जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं, these ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स, और इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर भी इनकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा रिपोर्टेड है, जिसमें इनको आप नॉर्मली कहते हो कि दीज आर दी कार्डियोलाइपिड्स। इनके ये सिंपल नेम है, लेकिन अगर आप इनके जो सिस्टमैटिक नेम जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरोल, तो उसको अगर आप देखो तो दिस इज एक्चुअली डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरोल, यानी इसमें आपके पास 2 फॉस्फेटिडिक एसिड प्रेजेंट होंगे, 2 फॉस्फेटिडिक एसिड प्रेजेंट होंगे और एक ग्लिसरोल प्रेजेंट होगा। यही पता चल रहा है ना हमें इसके नेम से कि यू हैव डाइफॉस्फेटिडाइल एंड 1 ग्लिसरोल, ठीक है। तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एक्चुअली ये कार्डियोलाइटिन का स्ट्रक्चर किस तरह से जो है वो बनता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये कार्डियोलाइटिन का स्ट्रक्चर एक्चुअली बनता किस तरह से है, और आज आप लोगों के इंशाल्लाह ये जो स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ये जिनके कंप्लीट हो गए हैं, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यस, तो मैंने आप लोगों से अभी ये चीज डिस्कस किया है कि कार्डियोलाइटिन में आपके पास 2 फॉस्फेटिडिक एसिड प्रेजेंट है और एक ग्लिसरोल प्रेजेंट है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले देख लेते हैं कि अगर आपके पास 2 फॉस्फेटिडिक एसिड है तो एक फॉस्फेटिडिक एसिड को हम यहाँ पे यूं ड्रॉ कर लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे ग्लिसरोल का जो फर्स्ट कार्बन एटम है, यहाँ पे आपके पास एक सैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच है, इसके सेकंड कार्बन एटम के ऊपर यहाँ पे आपके पास जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच है, और आपके पास जो थर्ड कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम इज अटैच विद द फॉस्फेट ग्रुप, सो दिस इज 1 फॉस्फेटिडिक एसिड, ये एक फॉस्फेटिडिक एसिड है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे एक फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ, जिसमें आपके पास यहाँ पे ग्लिसरोल है और इसके फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर आपके पास अगेन एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सेकेंड कार्बन एटम पे अगेन आपके पास एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है, और जो थर्ड पोजीशन है, जो थर्ड कार्बन एटम है, यहाँ पे आपके पास क्या चीज प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। 2 फॉस्फेटिडिक एसिड है और एक आपके पास यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ग्लिसरोल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सपोज आपके पास ये ग्लिसरोल है, OH एंड OH। अब अगर तो कंडेंसेशन होनी है, यानी कार्डियोलाइटिन का स्ट्रक्चर बनना है जिसमें आपके पास 2 फॉस्फेटिडिक एसिड है और एक ग्लिसरोल है, तो इसका मतलब है कि ग्लिसरोल का एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ पे इस फॉस्फेटिक एसिड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा और अगेन यहाँ से OH ग्रुप रिलीज होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगी एंड दिस ऑक्सीजन विल मेक अ बॉन्ड विद दिस कार्बन एटम। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख देती हूँ। आपके पास यहाँ पे ये जो ग्लिसरोल है, इसका फर्स्ट कार्बन एटम इस प्रीवियस फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन इट विल मेक अ बॉन्ड विद द फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ ग्लिसरोल, इस तरह से, ठीक है। अभी भी आपके स्ट्रक्चर के अंदर
एक फॉस्फेटिडिक एसिड और एक ग्लिसरॉल के दरमियान कंडेंसेशन हुई। अगर कार्डियोलाइसिन में सेकंड फॉस्फेटिडिक एसिड में भी अटैच होना है तो आपके ग्लिसरॉल का ये जो टर्मिनल OH ग्रुप है, दिस विल अंडरगो द कंडेंसेशन रिएक्शन विद दिस फॉस्फेटिडिक एसिड। ऑब्वियसली यहाँ पे बॉन्ड को फेवरेबल करने के लिए ये ग्रुप अपनी पोजीशन को इन्वर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये जो ग्रुप है ये इस तरह से इसे अप्रोच करेगा। तो अगर इसको मैं इस तरह से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पे जो कंडेंसेशन रिएक्शन होनी है उसमें OH ग्रुप यहाँ से रिलीज होगा और हाइड्रोजन आपका यहाँ से रिलीज होगा। तो आफ्टर दी रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल आपका ये ग्रुप जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा विद दिस फॉस्फेटिडिक एसिड। तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि यहाँ पे आपके पास अगेन एक फॉस्फेटिडिक एसिड आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, सेकेंड फॉस्फेटिडिक एसिड, ठीक है। और इसमें आपके पास ये जो सेकेंड कार्बन एटम है इट इज अटैच विद दी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन एटम है इट इज अटैच विद द सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इस केस में आपका ये जो दूसरा फॉस्फेटिडिक एसिड था, इस फॉस्फेटिडिक एसिड अपने ग्रुप की पोजीशंस को इन्वर्ट करके इस OH ग्रुप को इस ओरिएंटेशन में लेके आएगा कि वो यहाँ से इस ग्लिसरॉल के साथ क्या कर सके, सेकेंड बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके। तो ये आपके पास सेंट्रल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है जो कि अपने दोनों टर्मिनल के ऊपर जो OH ग्रुप था उसको यूज करते हुए एक तरफ इस फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ लिंक है और दूसरी तरफ वो इस फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ लिंक है। तो ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन बना है इसको आप कह सकते हो कि दिस इज डाई फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, बिकॉज यहाँ पे आपके पास, तो आप कह सकते हैं कि इस केस में आपका जो हेड ग्रुप है दिस इज ग्लिसरॉल अटैच विद अनदर फॉस्फेटिडिक एसिड, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो हेड ग्रुप होगा इट विल बी फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये फॉस्फेटिडिक एसिड था जिसमें आपके पास जो हेड ग्रुप है दिस इज अ ग्लिसरॉल which is already linked with an other phosphatidyl group। तो आपके पास जो हेड ग्रुप है वो हेड ग्रुप कौन सा होगा, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई कि आपके पास जितने भी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं उन सब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर एक स्ट्रक्चर जो है वो कांस्टेंट रहेगा एंड दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली फॉस्फेटिडिक एसिड, जो कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो। ये पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन आपको जो है वो हर एक फैटी एसिड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अंदर कांस्टेंट नजर आ रहा है, लेकिन आपके पास जो डिफरेंस है वो स्पेशल मॉलिक्यूल के अंदर है जो कि हेड ग्रुप है। अगर तो वो हेड ग्रुप सीरीन है तो ये फॉस्फेटिडाइल सीरीन होगा, अगर कोलिन है तो आपके पास फॉस्फेटिडाइल कोलिन होगा, अगर इथेनॉल अमीन है तो ये आपके पास जो फॉस्फोलिपिड है दिस विल बी इथेनॉल अमीन। अगर आपके पास यहाँ पे जो हेड ग्रुप है उस हेड ग्रुप में इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट है तो दिस लिपिड विल बी फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, और अगर आपके पास हेड ग्रुप में फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल प्रेजेंट है दिस वन, तो आपके पास ये कौन सा लिपिड होगा, कार्डियोलिपिड